है कि हम हर वीक मंडे में एक ऐसा ही टेस्ट लिया करेंगे। तो उस टेस्ट का जो मकसद है वो ये है कि जो कुछ उस वीक में आपको पढ़ाया जाता है उसकी एक बहुत ही क्विक सी टेस्टिंग भी हो जाए। और बहरहाल अब वो नाम है जो हम रख देंगे, कभी टेस्ट कभी असाइनमेंट कह के, लेकिन असल बात हम सबको ये रियलाइज कर लेनी चाहिए कि इस सॉर्ट के जो क्लासेस हैं, यानी एनटीएस या एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के नाम पर जो क्लासेस आप ले रहे हैं, इन तमाम क्लासेस में तैयारी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू से एक्सपोज, चाहे क्लास में लेक्चर के दौरान एज एन एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन डिस्कस करें, चाहे हम उसे टेस्ट का नाम दें, चाहे आपको असाइनमेंट के नाम पर दें, मतलब जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा टुवर्ड्स दी क्वेश्चंस, उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स में इजाफा होगा। क्योंकि देखिए, मोर और लेस थ्योरी सारी आपने पढ़ी, और यकीन जानिए हमारे उसे दोहरा देने से उस बच्चे के लिए तो 200% फायदा हो रहा है, जिसे ऑलरेडी इन सब चीज़ों का सेंस था, इसे बहुत सी तरह पढ़ा था, क्योंकि उसे रिविजन चाहिए और हमारी इस क्लासेस की बदौलत से रिविजन करता है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा था जो इन टॉपिक्स में जीरो था, उसे नहीं पढ़ा था, उसे कोई आइडिया नहीं था, तो उसके लिए बहुत नामुमकिन तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि जब वो चीज़ें पूरी तफसील से पढ़ाई गई तब उसने नहीं पढ़ा, तो वो इन की पॉइंट्स से जल्दी जल्दी पढ़ाए जाने वाले में उस तरह से फिट कर पाए। वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो जिसको पहले से आता है उसके लिए बड़ा फायदा है। तो वो की पॉइंट्स जितनी तफसील में जा सके जाए, लेकिन असल चीज है ये क्वेश्चंस। तो अब इन क्वेश्चंस का आगाज हमने इसलिए कर दिया है, हर टीचर अपने तौर पर असाइनमेंट देता रहेगा जिस जिस तरह उसको अपने टॉपिक से समझ में आएगा, लेकिन ये टेस्ट अपनी जरूरत है। तो अब अगर जो चाहे कोई और टीचर आपको बता चुका है, नहीं बता चुका है, मैं बाद में बताऊं ना बताऊं, ये सब बात की बातें ऑफिशियली आप सबको ये बता रहा हूँ, हर मंडे आपका जो टेस्ट होगा ये अंडरस्टूड है कि उसमें जो कुछ उस वक्त तक पढ़ाया जा चुका होगा इज योर सिलेबस। तो अब चूंकि पहला ही टेस्ट है और अब से पहले मेरी एक ही क्लास, तो मैं जो कुछ आज पढ़ाऊंगा वो डेफिनेटली उस टेस्ट का हिस्सा होगा, बल्कि मंडे के दिन भी हमारा यही टॉपिक चल रहा होगा, प्रैक्टिस ही करेंगे। तो कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि मंडे वाली बातें भी हम टेस्ट में दे सकते हैं, क्योंकि टेस्ट मेरी क्लास के बाद ही है, तो वो आपकी स्किल्स का इम्तिहान नहीं होगा, लेकिन उसूली तौर पर वो कोई नया टॉपिक नहीं होगा, जो कुछ हम अभी पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस मंडे तक कंटिन्यू करेंगे, तो दैट विल बी एन एक्स्ट्रा एडवांटेज। और बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स भी वैसे तो हो सकता है आपको बताएं और हम टॉपिक शेयर करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये अंडरस्टूड है कि हर एक ने जो कुछ पढ़ा है वो उसी से टेस्ट लेगा। हाँ, अगर उसे कभी आगे के टॉपिक्स का भी टेस्ट जस्ट टेस्टिंग के आप में किसको आता है नहीं आता करना है, तो वो आपको बताता रहेगा। तो ये केमिस्ट्री का ताल्लुक है, अब जब हम अगले वीक में मंडे को टेस्ट लेंगे तो जो फ्रेश वीक का पढ़ा होगा वो भी आएगा, और जो पहले वीक का पढ़ा होगा वो क्या। इस तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप समझते रहिए, इंशाल्लाह ताला 10वें वीक में जब हम मंडे का टेस्ट ले रहे होंगे तो जो उस 10वें वीक में पढ़ाया है वो तो हमारा टॉपिक होगा ही, लेकिन जो पहले 9 वीक में पढ़ा चुके होंगे उनमें से भी आएगा, ताकि आप किसी है ना। ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए, कोई इन टेस्टों को नोटिस नहीं बांटेंगे मेरे वीडियो सारे चीजें, ये ना समझें कि कोई इसमें बड़े कमरे में बांट रहे हैं, ये आपकी तैयारी का एक हिस्सा है, सच्ची बात है। ओके, मेरे ख्याल में जितने बच्चों ने हमें ज्वाइन करना शुरू कर चुके, ये सारी बातें इसलिए की ताकि इस दौरान अगर कोई आ जाए तो उसको भी कोई नुकसान ना हो। हम लास्ट टाइम यहाँ तक पहुंचे थे कि अगर हमें एटॉमिक मासेस पता हो, जो कि हमें पता होंगे, तो इस बारे में कोई एम्बिग्यूटी नहीं रखनी है। मैं भी जितनी दफा असाइनमेंट टेस्ट लूंगा और जो भी आपका एनटीएस में एटॉमिक मासेस आर के पे, तो उनका मसला नहीं, मसला ये कि यूजिंग दोज एटॉमिक मासेस आउट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो अब वो तरीका तो बहुत आसान है, लेकिन उसमें सिर्फ प्रॉब्लम की बात ये है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड, उनका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा सा हो और कैलकुलेटर अलग हो, तो परेशानी की बात है। क्योंकि जहन में रहे मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये नहीं होगा आपका सवाल। हम आपसे ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं पूछ रहे
कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फला कंपाउंड और आप निकाल कर पूछो के बता देंगे, बल्कि ये मॉलिक्यूलर मासेस की मदद से हम मोल निकालते हैं, हम इसे यूज करते हैं फिजिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के सवालों में, हम इसे यूज करते हैं केमिकल स्टोइचियोमेट्री के सवाल में जो इस चैप्टर में है। और फिर अगर किसी को याद आ रहा हो तो फर्स्ट ईयर के तमाम चैप्टर की जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल है वहाँ मॉलिक्यूलर मास, तो हम उस मॉलिक्यूलर मास से फिर असल न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालने में तो हमें बिल्कुल भी टाइम लगना चाहिए, क्योंकि उसी में 1 मिनट ले लिया तो बाकी सवाल, तो इसलिए ये थोड़ी सी खतरनाक चीज, वरना इससे ज्यादा आसान तो कोई बात ही नहीं। तो नाइन तरफ से कैलकुलेटर हो तो इसलिए हमारी स्किल्स ऑफ कैलकुलेशन यहाँ अपने यूज पर होनी चाहिए। तो लास्ट टाइम हमने एक आधी एग्जाम्पल आपको कराई थी, तो उसी से कंटिन्यू करते हैं, सबको याद आ जाएगा। मसला अगर मैं आपके सामने लिखूँ CH3COOH और आपको कहूँ कि बताइए इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो उससे पहले आई कैन सी रेज हैंड, गलती से शायद चला गया फिर आ गया। सो पूछ लेते हैं जी, फातिमा क्या कहना चाहते? सर आपकी आवाज ना एकदम से तेज आती है और एकदम से हल्की आ रही है, तो बीच की जो आप कह रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा। ओके, मैं ख्याल रखता हूँ, मैं बात करते करते जज्बाती होकर पीछे आगे हो जाता हूँ। जी अब नहीं ऐसे। जी सर, असल थैंक यू में सर। तो पता नहीं चल रहा आजकल, कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ दैट फातिमा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, तो ये जरा उछलम कूदम नहीं करनी है मुझे, इसका ये मतलब है तमीज से खड़े होकर पढ़ाना है। असल में नया नया तजर्बा, आदमी जज्बाती हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि आवाज जा किधर से रही है, कोई बात नहीं। तो अब ये CH3COOH बेटा हमारे सामने एक फॉर्मूला हमने लिखा है। आपको क्विकली क्या फैसला करना था, हमें क्विकली ये याद रखना था कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, ये हमें गिवन होगा। आपकी कैलकुलेशन का हिसाब किताब ये है कि इस फॉर्मूले में चेक कीजिए हाउ मेनी कार्बन आर देयर, तो हमें नजर आ रहा है 2 कार्बन है, तो 12 को 2 दफा लेंगे तो 24 हो जाएगा। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, तो 3 यहाँ है 1 यहाँ है, टोटल है 4, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को 4 दफा लेंगे 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2 है तो 16 को 2 दफा लेंगे 32, और फिर इन तीनों चीजों को जमा करेंगे तो आंसर आएगा 60। तो ये काम मैंने समझाने के लिए ऐसे किया है। ऑब्वियसली अगर मैं बैठकर इसी तरह चार्ट बनाने लग गया, मेरा सारा टाइम तो इसी में लग जाएगा, तो मुझे कोई वर्किंग शो नहीं करनी है। मैं आपके लिए वर्किंग इसलिए शो करता हूँ ताकि आपको पता चले कि सर ने किया क्या। तो इफ यू हैव नो आइडिया देन यू कैन हैव आइडिया, अच्छा सर ये कर रहे हैं। अब ये काम मैं इसी तरह टेबल बना के करूंगा तो मेरा वक्त ज़ाया होगा। तो मुझमें इतनी स्किल होनी चाहिए कि या तो मैं रफ में करूं या फिर मैं ज़बानी अगर कर सकता हूं तो कर लूं। और तो जहां तक इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का ताल्लुक है, तो यहाँ वाकई हम में ये स्किल डेवलप होनी चाहिए कि हम फॉर्मूला देखकर ज़बानी कर सकें और गलती ना करें। हाँ, जहाँ सवालात में कुछ इस किस्म के कंपाउंड आ जाएं जिनमें हम नंबर 1 ये केस आ गया देखें, जिसमें हम ब्रैकेट यूज करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा पहले हिसाब लगाना पड़ेगा कि जल्दबाजी में नुकसान ना हो। बड़े नाजुक मामला हैं, जो चीज जितनी आसान होती है उतनी खतरनाक हो जाती है। क्योंकि मैं खुद भी इस वक्त पढ़ाते हुए 30 साल मुझे हो गए, सर के बाल थे जब पढ़ाना शुरू किया था, अब उनका नामो निशान मिटता जा रहा है और मैं ये काम कर रहा हूँ। पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, पढ़ाते वक्त बाज़ औक़ात मैं गलती करता हूँ और हमेशा उस चीज़ पे करता हूँ जो इंतहाई आसान होती है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में मुझे ये होता है कि ये तो बहुत ही तो ज़्यादा ही होगा, क्यों कर दूँ, तो सोचता ही नहीं आदमी, गलती हो जाती है। तो जब हम जैसों से हो जाती है तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं। तो होता यही है कि इंसानी दिमाग काम इसी तरह करता है कि जिसने भी अगर फर्ज कर लीजिए ऐसा सोचा कि हम आसानी से ये काम कर लेंगे, तो वो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। जहाँ उसे ये चीज़ मुश्किल है तो उसकी ना जितने भी सेंसेस हैं सारे बेदार होते हैं, बड़ा गौर से काम करता है, तो वहाँ गलती का इम्कान कम हो जाता है। वहाँ गलती तब होती है जब उसे एक चीज़ आती ही नहीं थी तो फंस गया। लेकिन अभी यहाँ आसान होने की वजह से क्या है, हर बच्चा बहुत तेज़ी से करने की कोशिश करता है, और अमूमन क्या होगा, वो एटम ही गलत गिनेगा, कैलकुलेशन कैसे सही होगी। इसलिए एहतियात भी चाहिए और तेज़ी भी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें कब आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। तो ये ना समझिएगा पहले ही दफ़ा में जब आप हर चीज़ को ज़बानी जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे। फॉर दी वेरी फर्स्ट फेज जब हम बात शुरू कर रहे हैं, टाइम शुड नॉट बी योर प्रॉब्लम। अभी आप ये ना सोचें कि मैंने ये काम जो है एक MCQ जो है वो 1 मिनट में ही करना है, बेशक उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, अभी फ़िलहाल कंसर्न वो सही करना है।
एंड बेशक इट विल टेक अ बिट मोर टाइम, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस करने वाले सवालात में घर पे करते वक्त ये जहन में रखिए कि फिलहाल टाइम को बैरियर ना बनाए। हाँ, जब आपकी स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएंगी काम हो जाएगा। क्योंकि एक बात तो जहन में रहे, ये टाइम बैरियर, ये कैलकुलेशन का बैरियर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स में है। कितने होंगे न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के 60 नंबर वाले पेपर में, जो 60 MCQs आना एक्सपेक्टेड है अगर हमारे पेपर का पैटर्न में कोई तब्दीली ना आए। तो आप मुझे बताइए आपके ख्याल में कितने न्यूमेरिकल हैं जिनसे हमने अभी शुरू किया है। तो पहली बात, न्यूमेरिकल सिर्फ फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर के 30, सेकेंड ईयर के 30। अब फर्स्ट ईयर के 8 चैप्टर्स में क्या सिर्फ न्यूमेरिकल है? जी नहीं, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, उसमें फैक्चुअल भी है, उसमें न्यूमेरिकल भी है। तो बाय द वे 1/3 बनता है। यानी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर पेपर बनाने वाले बिल्कुल नापतोल के पेपर बनाए तो 10 MCQs और 10 न्यूमेरिकल होने चाहिए। अब 10 नहीं होंगे, 2-1 ऊपर नीचे कर लीजिए, 12 हो जाएंगे। 60 में से अगर फर्ज कर लीजिए 12 चले, 15 सवाल अगर न्यूमेरिकल टाइप के हैं और वो मैं 2 मिनट लेकर भी करता हूँ तो वो 30 मिनट्स होता है। लेकिन बाकी के 45 कौन से क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के, तो आपको पता है हिसाब कितने आसान है। वो जो फैक्चुअल वाले हैं वो तो ऐसे ही सवाल होंगे ना कि एलएम का फार्मूला क्या है, या फार्मूला लिखा हुआ है तो नाम क्या है। इसमें तो 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो वो लोग इसी तरह बात को बैलेंस करेंगे कि अगर कोई न्यूमेरिकल ज्यादा कैलकुलेशन वाला भी है और उसमें टाइम भी लग रहा है तो हम कौन से 60 के 60 न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिकल वाले दे रहे हैं। देखिए ये बात फिजिक्स वाला नहीं कह सकता। फिजिक्स वाले के हर टॉपिक में न्यूमेरिकल है, वहाँ कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल का प्रोपोर्शन ज्यादा है, वहाँ फैक्चुअल नॉलेज बड़ा कम होता है। तो वो लोग तो तकरीबन आधे सवाल भी न्यूमेरिकल के देते हैं, उससे भी ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये सेफ साइड है, इसीलिए मैंने सबसे पहले कैलकुलेशन को पिक किया है कि मुश्किल चीज़ ही से हम अपना काम शुरू करें। तो ये चूँकि बार बार आएगी, रिवीजन होता रहेगा, तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस और तेज़ी आती रहेगी। अब मैं जल्दी से, ये जो मैंने इतनी देर से सवाल लिखा हुआ है आपने कर भी लिया होगा। कैल्शियम इसमें एक ही है, बस ख्याल ये रखना है कि ब्रैकेट के बाहर जो 2 लगा हुआ है, ये 2 हर उस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है जो ब्रैकेट के अंदर है। तो इस ब्रैकेट के अंदर इस वक्त हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो हम इन तीनों की तादाद को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि अंदर 1 है, बाहर 2 लगा हुआ है, 1 2 2। कार्बन भी अंदर 1 है, बाहर 2 लगा हुआ है, 2 1 2। ऑक्सीजन अंदर 3 है, बाहर 2 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन 3 2 6 हो गया। ये तादाद सही निकाल ली। उसके बाद एटॉमिक मास आपको गिवन होगा, मैं बता रहा हूँ। कैल्शियम 40 है, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है। फुर्ती से कैलकुलेट किया, 40 1 40, 2 1 2, 12 2 24 और 16 6 96। जब आप इन सब चीजों को जमा करेंगे, योर आंसर शुड बी 162 AMU इज द यूनिट, और ये हमारा जवाब आ गया। इस तरह का एक और जल्दी से सवाल करते हैं जिसमें हमें ब्रैकेट की जरूरत पड़ रही है। तो हमें ब्रैकेट से नहीं घबराना है। ये देखिए, तो इसमें एल्यूमिनियम नजर आ रहा है कि मेरे पास 2 है, सल्फर मेरे पास अंदर 1 है और बाहर थ्राइस हुआ है, तो 3 हो गए। ऑक्सीजन अंदर 4 है, बाहर थ्राइस हुआ है, तो 4 3 are 12 हो गए। एल्यूमिनियम 27 एटॉमिक मास है, सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन का 16 है। ये लाजमी तौर पर सवाल में गिवन होंगे। अब मल्टीप्लाई करना आपका काम है। 27 को डबल किया 54, 32 को ट्रिपल किया 96, 16 का टेबल 12 पर पढ़ना। वाओ, जल्दी जल्दी पढ़ लेते तो 192 इसका जवाब आ जाएगा। और जब हम इन सब चीज़ों को जमा करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 340। सही हो गई बात। इस तरह से ये ब्रैकेट वाला मसला मैंने सॉल्व किया। अगली बात जिसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास निकालते हुए हमें घबराहट थोड़ी सी होती है, फुर्ती दिखानी पड़ेगी, वो ऐसे कंपाउंड है। आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, सब बातें आएंगी, लेकिन चूंकि एक दफा आप पढ़ चुके इसलिए आप इसे देखते ही बता सकते हैं। ये है फॉर्मूला एक क्रिस्टल का। जब कोई सॉल्ट अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच करता है तो वो वाटर के मॉलिक्यूल कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसका मतलब ये होता है कि आपके सामने जो फॉर्मूला है वो एक ऐसे कंपाउंड का है जो इस वक्त क्रिस्टल की शक्ल में है। सो दिस इज क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट, यू कैन से दैट, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते थे। तो ये 10 वाटर जो है ये इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। मुख्तलिफ सॉल्ट्स में ये तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। इस वक्त हमें इस थ्योरी से लेना देना नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर कोई हमें कहे कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए
तो हमें ये याद रखना है कि इसमें Na2CO3 का आप निकालेंगे, फिर 10 वाटर का निकालेंगे। ये जो बीच में डॉट लगा हुआ है इसका ये मतलब मत ले लीजिएगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैथ्स नहीं है, ये डॉट केमिस्ट्री वालों का है, जिसका मतलब सिर्फ ये दिखाना है कि Na2CO3 का एक यूनिट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है। इसलिए ये सिंपली इसका मतलब होगा कि आप दोनों के मास को जमा कर दें। तो मैं पहले Na2CO3 निकाल दूं। Na2CO3 में सोडियम 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 16 है। सोडियम का एटॉमिक मास 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ मैंने पहले 16 लिख दिया है, तो इसको सही कर देता हूँ ताकि सबकी बात एक ही जैसे रहे ना। तो ऑक्सीजन जो है वो 3 थे और अब उनका एटॉमिक मास 16 है। तो 23 2 ज़ा 46, 12 1 ज़ा 12 और 16 3 ज़ा 48 जमा किया 106। तो इसका जवाब 106 आ गया। अब मुझे वाटर निकालना है, तो आसान बात ये है कि मुझे वाटर का मॉलिक्यूलर मास वैसे ही याद हो जाना चाहिए। अभी तक याद नहीं है तो अब हो जाएगा। हाइड्रोजन इसमें 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 2 1 ज़ा 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 1 16 ज़ा 16 और ये 18 आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 है। आपने गौर किया तो मैंने सिर्फ वाटर का निकाला, उसके साथ 10 को नहीं शामिल किया। 10 अब शामिल कर देता हूँ। 18 को 10 टाइम्स करेंगे 180 आ जाएगा। इस तरह 10 वाटर का मॉलिक्यूलर मास 180 और Na2CO3 का 106, इन दोनों को जैसा मैंने कहा जमा करना है। तो जब मैं इन दोनों को जमा करूंगा मेरा आंसर आएगा 286। Now this is how it should be done। ये मैंने ये दिखाने के लिए हर चीज प्रॉपर्ली वर्क करके दिखाई है। आप पर कोई कंपल्सन नहीं है, आप इसे जिस अंदाज से करना चाहें करें। यानी मैंने पहले वाटर निकाल कर उसे 10 से मल्टीप्लाई किया, मुझे लगा ये ज़्यादा आसान है क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो शायद आपको वाटर निकालना भी ना पड़े, आपको ज़बानी याद हो ये 18 है तो अगर उसके साथ 10 वाटर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 वाटर है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ट्राई कि आपको कम से कम वर्किंग करके टाइम ज़ाया करना पड़े। आप जितना काम डायरेक्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि कुछ भी शो करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये एक सैम्पल के तौर पे किया गया है। अब आप इसी को फॉलो करते हैं, इसे रफ तरीके से करते हैं, इसे ज़बानी करते हैं, फॉलो टू यू, गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह का एक और सवाल देख लीजिए। अगर मैं आपके सामने लिखूँ फेरस सल्फेट FeSO4 और इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 7, तो जल्दी से आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए बता रहा हूँ। आयरन 56 होता है, सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16। वाटर तो आपको पता चल ही गया कि इसका डायरेक्ट 18 इस्तेमाल कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास अपनी कैलकुलेशन के लिए। तो जल्दी से इसे करने की कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ करूँगा। आई कैन सी, मेरा ख्याल है कि मलाइका को मैं देख रहा हूँ अपनी मीटिंग में, आप गलत आ गई हैं। मलाइका बेटा आपने गलत मेरे ख्याल में चूज कर ली है एंट्री। ये आप दोबारा से मैसेज पढ़ें अपने ग्रुप पे, और आपके यहाँ आप तो मेरे ख्याल में एमकेड अल्लामा में आपकी क्लास इस वक्त 5 की हो रही है, अदनान शमसी की, तो आप उसे ज्वाइन करें। ओके, अब अगर किसी ने कर लिया है तो 56 बन जाता तो 56 ही था, और 32 बन जाता 32 ही था, और ऑक्सीजन के 4 है तो ये हो गया 64। इन सबको जमा करने का नतीजा निकला 152। तो अब इस हिस्से का आंसर 152 है। और वाटर में आपको याद है 18 मॉलिक्यूलर मास था, उसको 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 126 आता है। मैं जब 152 और 126 को जमा करूंगा मेरा आंसर आएगा 278। वेल दिस इज मॉलिक्यूलर मास। तो अब ये मॉलिक्यूलर मास निकालना हमें आ गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखिए, अब सिर्फ मॉलिक्यूलर मास से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो कैसे बनेगा? आप कहेंगे सर एक फॉर्मूला लिख देंगे और हमसे कहेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास पूछिए, नीचे 4 जवाब होंगे, हम कैलकुलेट करके बता देंगे। जी हाँ, अगर हम आसान सवाल करना चाहते हैं तो ऐसा ही करेंगे।
भाई इसमें क्या मुश्किल पैदा की जा सकती है, आइए आपको दिखाता हूँ मैं इसमें क्या मुश्किल पैदा कर सकता हूँ। लेट्स सी, ये सवाल गौर से देखिएगा। मॉलिक्यूलर मास of MOH taken place is 78. What is the atomic mass of M? अब देखिए हमने क्या काम किया, बजाय इसके कि हम आपको फॉर्मूला देखकर एटॉमिक मास देकर मॉलिक्यूलर मास पूछते, हमने क्या ट्रिक लड़ाई है, आपको एक कंपाउंड लिख कर दिया है जिसमें एक एलिमेंट का सिंबल यूज किया है M, जो कि डमी सिंबल है, ऐसे मतलब किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं, अननोन। और फिर ये कहा है कि ये जो भी M है, हमें नहीं पता कौन एलिमेंट है, इसके साथ OH थ्राइस लगा हुआ है, ONH आर नॉर्मल। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का 1। उन्होंने आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन दिया है 78 और कहा है कि आखिर M की जगह कितना एटॉमिक मास होगा कि इस पूरे का जवाब 78 है। अब आपको अभी अभी जो चीज सिखाई गई उसके मुताबिक क्या है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को जमा करके। तो M का एटॉमिक मास हमें नहीं मालूम, तो हम ले लेते हैं इसकी जगह X। तो अब क्या होगा, कितने X है यहाँ पर, सिर्फ एक, तो X को 1 से मल्टीप्लाई करें, X ही आएगा। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 3, प्राइस लिखा हुआ है, 16 एटॉमिक मास है, 16 आएगा। और हमारा हाइड्रोजन कितना है, वो भी 3 है, उसका एटॉमिक मास 1 है, तो 3 आएगा। 16 3 का बाय द वे 16 कब से होने लग गया, तो ऐसी बातें करेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी, ये होगा 48। अब मैंने आपसे क्या कहा, इन तीनों को जमा करते हैं, तो जाहिर सी बात है 48 और 3 तो जमा होकर 51 हो जाएगा, लेकिन x तो मुझे मालूम ही नहीं, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना 51 प्लस x। तो इसका मॉलिक्यूलर मास तो उन्होंने आपको दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 78। उन्होंने आपको कहा जब आप इन तीनों को जमा करेंगे आंसर आएगा 78, इसका मतलब 51 प्लस x का जवाब है 78। तो मैं क्या x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, 51 वहाँ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 51 और आंसर आएगा 27। इस तरह ये अगर हमें इस तरह तंग करें तो भी आप एटॉमिक मास से, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना काम, आपको ये तरीका तो आता था, थोड़ा सा आपको तंग किया और ये कर दी। तो इस तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब इसके बाद ये मॉलिक्यूलर मास की बातें सब हो गई, वैसी बात है, अब इसे तो हमने इस्तेमाल करना है बहुत ज़्यादा। अब हम अपने उस काम की तरफ आ जाएं जिसके लिए हमने ये सारी बातें आपसे की थी, और वो बात थी कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूले की बात करना चाह रहे थे। और मेरा ख्याल है कि हमने लास्ट टाइम ये बातें आपसे कर ली थी कि व्हाट इज देयर डेफिनेशन। ये दोनों फार्मूले हमें बताते हैं नेचर ऑफ एलिमेंट के बारे में, ये बात दोनों की कॉमन है कि कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ ईच एलिमेंट, और ये हमें बताता है सिंपल रेशियो। दैट वाज द थिंग। और इसकी वजह से आपने ये कहा था कि अगर मॉलिक्यूल का नाम है बेंजीन तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C6H6 और एम्पिरिकल फार्मूला बनता है CH। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिलेटिवली ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट हैं जिनमें जो बेंजीन को बनाने में इन्वॉल्व हैं, और उनमें से दोनों एटम्स के 6 एटम मिलकर 12 एटम्स का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं C6H6। So it gives you the complete information of the molecule, how much atoms of each element are present in the compound's molecule। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला आपको ये बताता है कि बेंजीन कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उनके दोनों के एटम्स के दरमियान सिंपल रेशियो है 1:1, जितने कार्बन के एटम है उतने हाइड्रोजन के। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि हाइड्रोजन और कार्बन के एटम हैं कितने कितने।
क्योंकि एम्बिग्यूटी ये आती है कि देयर आर अदर मॉलिक्यूल्स जो इसी अंदाज के हो सकते हैं, मसलन इथाइन, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के एतबार से इट्स डिफरेंट फ्रॉम बेंजीन, लेकिन जब मैं एम्पिरिकल फार्मूला बनाऊंगा तो इसका भी CH निकलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड इथाइन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, जिसके लिए फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि एम्पिरिकल फार्मूले की एक वैल्यू ये है कि इसे हम आमतौर पर आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड से मॉलिक्यूल नहीं होते, तो वहाँ आइंस के दरमियान जो सिंपल रेशियो है वही फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला इज फॉर आयनिक कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डेफिनेटली फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, ये उनके लिए है। और चूंकि तादाद के लिहाज से मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स 99% हैं, इसलिए डोमिनेटिंग मॉलिक्यूलर ही रहता है और एम्पिरिकल इतना इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा फायदा क्या है? तो पहला फायदा हुआ, दूसरा फायदा ये है कि जनाब जब आप किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं ना, टास्क बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, आप माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, अब तो आप ऐसी बातें सोचा करें ना। केमिस्ट्री वाले, साइंस वाले, बायोलॉजी हो या इवन मैं फिजिक्स वाले हूँ, हर एक ने यही आपसे कहा है कि द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एटम्स, और वो इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें नहीं देख सकते। दैट्स द फैक्ट। किसी ने आज तक एटम को नहीं देखा है ना, आंखों से तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है। किसी भी किस्म के इंस्ट्रूमेंट से एटम को डायरेक्ट विजिबल हालत में नहीं देखा गया है, सो यू कैन नॉट सी एटम्स। जो इंतहाई मॉडर्न रिसर्च हैं, जो आप में से हो सकता है किसी कानों में पढ़ गई हो, हमने ही बताई हैं क्लासों में भी, वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कहलाती हैं माइक्रोस्कोपी। तो उसमें एक दो नहीं, कोई 40-50 टेक्निक्स हैं माइक्रोस्कोपी की, अलग 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 अलग, जिनमें इंतहाई अजीबोगरीब और कॉम्प्लिकेटेड अंदाज को यूज करते हुए हमने एटम की इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन हासिल की है। यूँ समझ लें उसके इमेजेस हासिल किए हैं, साया, शेडो हासिल किया, यूँ कह लीजिए उसे महसूस किया है, फील किया है। बड़े अजीब अजीब हैं तरीके, बहरहाल मैं उनकी टक्कर में नहीं पड़ रहा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे तो थोड़ा बहुत बता दूंगा, क्योंकि मैंने खुद अभी पिछले दिनों इस्तेमाल की चीज़ें, इसलिए मुझे उसके बारे में बड़ा अच्छा अंदाजा है। लेकिन ये कह देना कि एटम देखा है, सवाल ही पैदा। और ये सारी भी जो मैं बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, फील किया है और इंडायरेक्ट और शेडो, और ये सब आज से 10-20 साल पुरानी बातें हैं, और आपकी साइंस 100 साल पुरानी है जो आप पढ़ते हैं। तो उनको कैसे पता चल गया एटम? हमने आज से 200 साल पहले, बल्कि बाद चीज़ों में तो 250 और 300 साल पहले ये बता दिया कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। वो भाई तुमने एटम आज तक नहीं देखा, तुमको कैसे पता चल गया कि ग्लूकोज में हर मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, इतनी जबरदस्त कंपोजिशन से आपने कैसे मालूम कर लिया? ग्लूकोज आप सबके घरों में आज जाके उसका डब्बा खोलकर उससे आंखें फाड़ फाड़ के देखना शुरू करेंगे, इसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लिखा हुआ आ रहा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। आंखों से तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, तो कैसे उनको उस पर पता चल गया? आज का तो चलो मैं मान सकता हूँ कि अब सर कह रहे हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, हम इनडायरेक्टली देख लेते हैं, तो हमने कंफर्म कर लिया होगा। लेकिन उस जमाने में 200 साल पहले पता लग गया था ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 से कैसे पता चल गया था? तो उसी का आपको अब थोड़ा सा हिंट देना, इतनी आसान बातें थी जिसकी वजह से। तो जब हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं तो उसमें जो स्टेजेस आते हैं, वो स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहले हम इसकी करते हैं एलिमेंट डिटेक्शन। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके हाथ में ग्लूकोज पकड़ा दूं, व्हाइट कलर का पाउडर, और आपसे कहूँ आप हैं साइंसदान डॉक्टर साहब, जाइए जरा, ये केमिस्ट्री की लैब सामने है, दुनिया का हर एपरेटस इसमें मौजूद है, आप अपनी नॉलेज इस्तेमाल करें और इस व्हाइट पाउडर का फॉर्मूला बताइए। तो क्या आप ये जानते हैं? अगर आपके पास सारी इक्विपमेंट्स हो तो करना क्या है? जी हाँ, पहला स्टेप होगा एलिमेंट डिटेक्शन। ये क्या होता है? क्योंकि आपने सबने फर्स्ट ईयर में किया हुआ। आपको 5 एलिमेंट्स की डिटेक्शन सिखाई गई थी, जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन थी। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। ये बताने के लिए सिखाई गई थी कि देखिए ये आपको बताया है और ये लैब में कितने आसानी से आप पता लगा लेते हैं। ऐसे ही दुनिया के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास टेस्ट मौजूद है। सेकेंड ईयर में आए तो हमने सॉल्ट एनालिसिस के नाम पर आपको कोई 26 के करीब कैटाइन और पता नहीं कितने एनाइन भी सिखा दिए। तो इसका मतलब है कि तो जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी आपको सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो मैंने अभी यही फर्ज कर लिया ना कि आपको डॉक्टर PhD हो गए हैं, तो आपको मालूम है। तो इसका मतलब है यस, कुछ का हमें सिखाया गया है, और जो नहीं है उनकी भी एलिमेंट डिटेक्शन के तरीके हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिलहाल मैं सिर्फ आपकी माइंड एक तरह से जनरल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए बता रहा हूँ। किताब ने भी सिर्फ ये नाम यूज़ किया हुआ है।
सबसे पहले हम करते हैं एलिमेंट रिएक्शन। उससे हमें क्या पता चल गया, ग्लूकोज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये पता लग गया। तो फॉर्मूला तो नहीं पता चलता, खासतौर पर जिस बच्चे ने ऑर्गेनिक पढ़ी उसे पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर कम से कम भी करोड़ों कंपाउंड बना लेते हैं। हमें क्या पता उसमें तो ग्लूकोज कौन सा। अच्छा, फिर हमारा दूसरा काम होता है कि हम करते हैं कंबस्शन एनालिसिस। ये हम फर्स्ट ईयर में किया करते थे, अगर आपको याद आए, जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को हवा में जलाते हैं, यानी इस कंपाउंड को हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहता है। तो इसका मतलब ये सवाल आपको याद आएंगे इस तरह होते थे कि अगर आप किसी कंपाउंड को हवा में जलाएंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है, हम आपको उसका मास बता देते थे और उसके बाद आप करते थे कैलकुलेशन। और वो किस चीज की होती थी, ये है मेरा असल काम। मैं पहले मालूम करता था कंबस्शन एनालिसिस के डाटा से एम्पिरिकल फॉर्मूला, और फिर एम्पिरिकल फॉर्मूले की मदद से मुझे पता चलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ, अब चूंकि मुझे तैयारी एमसीक्यूज की करनी है, उस न्यूमेरिकल को जो हम फर्स्ट ईयर में क्या करते थे, जॉइंट किस्म का 5 स्टेप होते थे और उसमें लगते भी 15-20 मिनट लग जाते थे, तो ऐसी बात है वो तो अब एमसीक्यूज में नहीं आ सकता ना। तो सिर्फ ये जबानी बताना था कि एलिमेंट डिटेक्शन होती है और कोई कंबस्शन एनालिसिस होता है। हमारा काम यहाँ से शुरू होगा। हम आपको ये बताएंगे कि अगर हम कभी भी किसी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले एम्पिरिकल निकालते हैं, इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूले को अब तक हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जरूरत पड़ती है, और फिर एम्पिरिकल मालूम हो जाए तो मॉलिक्यूलर निकालना आसान है। तो अब हम जो अभी सवालात न्यूमेरिकल करेंगे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी इसी तरह के होंगे। पहले वो सवालात करेंगे जिसमें हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, और फिर जब ये आ जाएगा तो फिर मॉलिक्यूलर की तरफ जाएंगे। तो जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूले के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हैं तो याद रहे उसके दो तरीके या दो अंदाज होते हैं। वो दो अंदाज क्या है, टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमारे पास दो किस्म के डाटा हो सकते हैं, मास ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल ऑफ कंपाउंड और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। जब आप सवालात करते थे फर्स्ट ईयर में प्रॉपर न्यूमेरिकल, तो उसमें भी आपको ज्यादातर 5 ईयर उठाकर देख लें ऐसे ही सवाल दिए जाते थे कि आपको ये बताया जाए कि जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर या एम्पिरिकल फॉर्मूला आप निकाल रहे हैं उसमें कौन से एलिमेंट हैं और उनका कितना कितना मास मौजूद है, या हम आपको उनकी परसेंटेज बताएं। तो आप एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते थे, 4 नंबर का न्यूमेरिकल होता था। अब हम आपको बताएंगे इसे करने की शॉर्ट ट्रिक भी, और 1 नंबर के एमसीक्यू में 1 से 1.5 मिनट में आप ये काम कर सकते हैं। ये टाइम बचने की दो वजूहत होंगी, एक तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे, और दूसरा ये कि जब फर्स्ट ईयर में करते थे तो चूंकि प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आप सारे स्टेप्स शो करते थे और उसे नीट एंड क्लीन तरीके से उतारते थे, टाइम लगता था। अब आपको ये इजाजत है कि आप सब काम रफ में करेंगे और जस्ट आंसर की तरफ जाएंगे, तो इसलिए वक्त भी कम लगेगा। अच्छा, एक बात सबसे पहले इससे चलेंगे, वैसे तरीका दोनों से एक ही जैसा है, लेकिन मैं पहले आपको वो सवाल कराऊंगा कि अगर मैं आपको दो इंफॉर्मेशन दे दूं, नंबर 1 मेरे कंपाउंड में कौन से एलिमेंट है और नंबर 2 उनका मास कितना है, तो फिर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बताएंगे। ये है पहली टाइप, ठीक है। दूसरी टाइप होगी कि मैं आपको बताऊं कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट है और उनकी परसेंटेज क्या है। दोनों का तरीका मैं कह रहा हूँ एक जैसा है, लेकिन मैं पहले एक पे फोकस करूंगा, पहले इसकी बात पूरी हो जाए फिर हम दूसरे की तरफ जाएंगे। तो जनाब, पहली बात, अगर मैं आपसे कहूँ ए हाइड्रोकार्बन contains 24 gram carbon and 6 gram hydrogen, its empirical formula will be, क्या करेंगे आप। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो कुछ मैंने आपसे कहा, मेरा सवाल वैसा ही है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको दो बातें बताऊंगा। एक, उस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट हैं, तो लफ्ज हाइड्रोकार्बन से ही पता चल गया उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, और फिर मैंने उन दोनों का मास आपको बता दिया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला आप बताइए, तो क्या करूँ। तो
उस बात को भूल जाइए जो फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं, तो तकरीबन वही चीज, लेकिन हम जरा शॉर्टकट से करेंगे। तो हम जब भी ऐसा कोई काम होगा क्या करेंगे, हम उन एलिमेंट्स के नाम लिखें जो हमें दिए गए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमें 2 स्टेप्स करने हैं। तो एक ये हमारा तरीका है, हम ऐसे करके टेबल सा बना लेते हैं। अब आप हम रफ में कर रहे हैं, मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं जरा सफाई से करूंगा। आप जितना कीड़े मकोड़े बना के कर सकते हैं कर लें, कोई फर्क की बात नहीं। पहला काम ये है कि कार्बन का मास दिया गया है 24 और हाइड्रोजन का मास दिया गया है 6। आपका पहला काम क्या है, पहला स्टेप है कि आप अपने गिवन मास को डिवाइड करेंगे बाय देयर एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास, जैसे मैंने कहा, हर ऐसे सवाल में गिवन होगा 12 है, और हाइड्रोजन का 1 है। 24 को 12 से डिवाइड करना बगैर कैलकुलेटर के भी बहुत आसान है, 2 जवाब आएगा। 6 को 1 से डिवाइड करना बगैर कैलकुलेटर के भी बहुत आसान है, 6 आएगा। ये पहला स्टेप हो गया कि हमने आपको जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दिया, जिन एलिमेंट का मास दिया, आपने उनको उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। अब जो आंसर आपके पास आ गए, आप ये देखेंगे उनमें से छोटा आंसर कौन सा है। ये दोनों आंसर डिवाइड करके आए हैं, तो डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको रेशियो कहते हैं। तो इसलिए आप कहेंगे, अब आप क्या करें, डिवाइड बाय लीस्ट रेशियो। दोनों में से जो छोटा आंसर आया है, 2 और 6 में से छोटा कौन है, 2, उससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो कार्बन के आंसर 2 को भी 2 से ही डिवाइड करें, और हाइड्रोजन के आंसर 6 को भी 2 से डिवाइड करें। तो ये सिंपल रेशियो आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 1 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं 3 आएगा। कार्बन का रेशियो 1 आ गया, हाइड्रोजन का रेशियो 3 आ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH3। ये है काम। तो इसका मतलब है सिंपल हो गया, इसमें जरा भी देर नहीं लगेगी। मुझे समझाने में देर नहीं लगी, तो आप तो अगर बगैर बोले और बगैर ये प्रॉपर वर्किंग दिखाए करेंगे तो और भी जल्दी हो जाएगा। हर दफा हम आपको एलिमेंट्स के नाम और उनका मास बताएंगे। आप पहले उस मास को उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएंगे उसमें देखेंगे छोटा आंसर कौन सा है। जो छोटा आंसर है, जो लीस्ट आंसर है, उससे सारे आंसर्स को फर्दर डिवाइड कर देंगे। उससे आपको सिंपल रेशियो मिल जाएगा। तो ये अभी आपको मिल गया है। आइए इसी तरह का दूसरा सवाल देखते हैं, जरा प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो अब मेरे पास है हाइड्रोकार्बन contains 6 gram carbon and 2 gram hydrogen। एम्पिरिकल फॉर्मूला रिपीट कर दिया मैंने, सवाल को सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी ताकि आपको करने का मौका मिले। सारे सवाल मैं किए जा रहा हूँ, आप बैठे हुए ऐसे शक्लें देख रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलता है ना भाई। तो फौरन आपने यही काम किया जो आपकी स्क्रीन पर देखिए खुद ब खुद आता जा रहा है जादू के जोर से। सो अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पहला स्टेप क्या है, बार बार एक चीज नहीं लिखी। मुझे मालूम है कि कार्बन के मास को मैं कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा, और हाइड्रोजन के मास को मैं हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा। कार्बन का 6 12 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा हाफ, और हाइड्रोजन में आंसर आएगा। ठीक हो गई बात। इसका मतलब ये है कि अब इन दोनों में छोटा आंसर हाफ है, तो हाफ से दोनों को डिवाइड करें, तो हाफ से हाफ को डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा। अब असल चीज आ गई, 2 को 0.5 से डिवाइड करें, क्या है। जिस बच्चे की मैथ्स थोड़ी सी भी अच्छी हो तो फौरन कर लेगा, लेकिन जो ये चाहता है कि आप सीख लूँ तो मैं उसको बता रहा हूँ। ये ट्रिक ये हुआ करती थी जब आप किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें जिसमें डेसिमल हो। तो ये बचपन में सिखाया जाता था कि इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इस 1 के साथ एक 0 लगा। इस तरह ऊपर बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 20, और नीचे चूंकि डेसिमल हट गया है तो ये बन गया 5। तो असल में आपको 20 को 5 से डिवाइड करना है। 5 का टेबल दुनिया का आसान टेबल, 4 आंसर आएगा। तो यही आंसर यहाँ गया। ठीक है, यानी आप जब भी किसी नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर आपको डेसिमल का टेबल पढ़ना आता है उसी से डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, क्या बात है आपकी। वरना तरीका ये होता है कि आप डेसिमल हटाकर ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, और फिर उस डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं 1 के आगे उतने 0 लगा देते हैं। इस तरह वो डेसिमल होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो कैलकुलेशन करनी आसान हो जाती है। तो अब मेरा आंसर क्या हुआ, कार्बन का रेशियो 1 और हाइड्रोजन का रेशियो 4, तो आंसर हो गया CH4। ठीक हो गई बात। थोड़ा सा मामले को मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं।
तो अब सवाल बनाया हमने एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोस्ट, डायरेक्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 48 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन। कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैंने अब सवाल में थोड़ी सी ये तब्दीली कर दी कि 2 की जगह 3 एलिमेंट्स हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 के साथ भी वैसा ही काम कर सकते हैं। तो अभी जो 3 एलिमेंट हमारे पास हो गए, काम वही है, 2 स्टेप्स करने हैं। जो मास आपको कार्बन का दिया है उसे आप कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो मैंने लिया है 48, ये डिवाइड होगा 12 से। हाइड्रोजन का 8, उसके एटॉमिक मास यानी 1 से डिवाइड होगा। और ऑक्सीजन का 64, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास यानी 16 से डिवाइड होगा। अब डिवाइड करके देखिए, कार्बन 48 को 12 से डिवाइड किया, ये आंसर आएगा 4। हाइड्रोजन का 8 1 से डिवाइड हुआ, आंसर आया 8। ऑक्सीजन का 64 16 से डिवाइड हुआ, आंसर आया 4। अब सबसे छोटा जवाब कौन सा है? 4, 2 जगह पर है, हुआ करे। हमारा सारे रेशियोज को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 भी 4 से डिवाइड होगा, 8 भी 4 से डिवाइड होगा और आखिरी वाला 4 भी 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ आंसर 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1। तो रेशियो कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। ये है एम्पिरिकल। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, वरना आप C1H2O1 ऐसे करके लिखते, लेकिन तरीका ये है कि जिसका 1 हो उसका लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए CH2O उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अब आपने नोटिस किया एक मसले को कि जितने भी फॉर्मूले मैंने ये सवाल किए उसमें जब मैं सिंपल रेशो निकालता हूँ, यानी ये जब मैं लीस्ट आंसर को सारे आंसर से डिवाइड करके, तो ये होल नंबर में आ रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी इत्तेफाक से चूंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो हम ऐसे नंबर्स आपको दे रहे हैं जिसका डिवीजन इजी भी हो और आसान जल्दी भी हो जाए। तो इसमें हमारे आंसर सारे ऑलरेडी होल नंबर में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर डेसिमल में आ सकते हैं। लेकिन जब यहाँ डेसिमल में आते हैं तो फिर आपसे कहा जाता है कि उस डेसिमल को राउंड ऑफ कीजिए। तो उस राउंड ऑफ करने का क्या तरीका होगा? अगर फर्ज कर लीजिए ये जवाब जो मैंने 1 लिखा हुआ है ये 1.1 होता, तो आप इस 0.1 को इग्नोर कर देते और इसे 1 लिखते। ये है राउंड ऑफ। तो इतने नंबर्स को इग्नोर कर सकते हैं सर? ऐसी बात है, आप सवाल पूछेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज कीजिए इस सिंपल रेशो में आपके पास जवाब ऐसा आए जिसमें पॉइंट के बाद 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसी को एग्जाम्पल बना लूँ, तो अगर मेरा पहला रेशियो जो कि 1 आ रहा था वो आता 1.1 या 1.2 या 1.3, 0.3 तक मुझे इजाजत है। मैं आंखें बंद करके इसे राउंड ऑफ करके क्या लिख देता? 1, यानी मैं 0.1, 0.2, 0.3 को इग्नोर कर सकता हूँ। ये मेरा पहला रूल हो गया। इसकी दूसरी मिसाल बना दूं, कोई और नंबर फर्स्ट कर लें। ये हाइड्रोजन जिसका रेशियो 2 आया, ये आया था 2.1, 2.2, 2.3। तो भी मैं यही करता, मैं 0.1, 0.2, 0.3 को इग्नोर कर देता और मैं लिख देता। इसका मतलब है डेसिमल के बाद 0.1, 0.2, 0.3 को हम इस सवाल के लिए, इसको यूनिवर्सल प्रिंसिपल मत बना लीजिएगा, सारी साइंस के लिए, इन सवालों के लिए, एम्पिरिकल सवालों के लिए, एम्पिरिकल फॉर्मूले के सवालों के लिए हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। अगर फर्ज कर लीजिए सर ये 1 की जगह होता 1.9, अब क्या करते हैं? तो चूंकि 0.9 तो ऑलमोस्ट होल नंबर के करीब पहुंचा हुआ है, तो हम इसे नेक्स्ट होल नंबर में कन्वर्ट करते और 1.9 को हम लिखते 2। इसका मतलब है डेसिमल के बाद 9 हो तो आप नेक्स्ट होल नंबर पे चले जाइए। अगर ये 1.8 होता तो भी मैं इसे नेक्स्ट होल नंबर पे ले जाता, ये 1.7 होता तो भी मैं इसे नेक्स्ट होल नंबर पे ले जाता। इसका मतलब है 0.1, 0.2, 0.3 को इग्नोर मारो और अगर 0.9, 0.8, 0.7 हो तो नेक्स्ट होल नंबर पे चले जाओ। अगर किसी ने कभी किसी सवाल में लिख दिया 6.9
या 6.8 या 6.7, तो मैं इन सब में क्या करूंगा, 0.9, 0.8, 0.7 को देखते हुए 7 लिखूंगा, द नेक्स्ट होल नंबर। 6.9 भी 7, 6.8 भी 7, 6.7। इसका मतलब है 0.1, 0.2, 0.3 इग्नोर, 0.9, 0.8, 0.7 में नेक्स्ट होल नंबर रह क्या गया, जिसमें अब आपका दिल कह रहा है वो तो बताएं। वो रह गया कि अगर कभी डेसिमल में 0.4, 0.5 या 0.6 आ जाए, वही रह गया ना भाई। सेंट्रल वाले, शुरू वालों को इग्नोर करो, आखिर वालों में नेक्स्ट होल नंबर पे जाओ, जो बीच में है, यानी पॉइंट के बाद 4 आ जाए, पॉइंट के बाद 5 आ जाए या पॉइंट के बाद 6 आ जाए, तब क्या करें। तब ना इग्नोर करना है ना नेक्स्ट होल नंबर पे जाना है, फिर क्या करना है। आइए एक सवाल करके ही देख लेते हैं क्या करना है। लो भाई हिस्सा ही खत्म कर दिया हमने। आइए क्वेश्चन करते हैं। सवाल है, ए हाइड्रोकार्बन contains 4.8 gram carbon and 1 gram hydrogen. Calculate its empirical form. अब आपको अंदाजा है कि मैंने नई बात तो नहीं की, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। देखिए क्या बताया, कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 4.8 को 12 से डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन का 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ गया भाई। 4.8 को 12 से डिवाइड करें तो अब आपको फिर ये ख्याल रखना है कि जनाब 12 का टेबल पढ़ें तो 12 4 का 48 होता है। ये 48 नहीं है, 4.8 है। तो आपको इतनी अकल हो कि अगर ये 48 होता तो हम इधर 4 लिखते, 4.8 है तो ये 0.4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये है 0.4। अब छोटा जवाब कौन है, 0.4। तो भाई 0.4 से 0.4 को डिवाइड करो और 1 को भी 0.4 से डिवाइड करो। फिर वही बात आ गई कि 1 ऊपर होल नंबर, नीचे 0.4 डेसिमल, पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 1 लगाऊंगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक 0 आ गया। ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 4। 10 को 4 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 2.5। देखिए जो मैं कह रहा था वही हो गया। आपका जो सिंपल रेशो आ रहा है, कार्बन का तो 1 आ रहा है, उसमें तो कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन का सिंपल रेशो 2.5 आ रहा है। 2.1 आ जाता तो मैं उसे 2 ही लिख देता, 2.2 आ जाता तो भी 2 लिख देता, 2.3 आ जाता तो भी 2 लिख देता, लेकिन अभी आ रहा है 2.5। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर डेसिमल के बाद 0.4 हो, 0.5 हो या 0.6 हो, तो फिर क्या करना है, तो फिर ये करना है कि आप उस पर्टिकुलर रेशो को ट्वाइस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ना सिर्फ उसको करेंगे, जो दूसरे रेशो सही होल नंबर वाले थे उनको भी डबल करेंगे, सबको डबल कर देंगे। तो ये 1 डबल होके हो जाएगा 2 और 2.5 डबल होके हो जाएगा 5। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास सेंट्रल वाला रेशियो आ जाए 0.4, 0.5, 0.6, तो हम ट्वाइस करके उन्हें नियरेस्ट होल नंबर में लेके जाते हैं। तो अब 0.5 ट्वाइस हो गए तो एग्जैक्ट 5 बन गया। 2.5 था, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 5 बन गया। लेकिन फर्स्ट कर लें ये 2.4 होता तो भी तो आप 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि आपने कहा 0.4 हो, 0.5 हो या 0.6 हो, 2 से मल्टीप्लाई करना। तो मैं 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो सर ये तो 4.8 बनेगा। तो ठीक है, अब आपको क्या रूल बताया कि पॉइंट के बाद 8 हो तो उसे नेक्स्ट होल नंबर में ले जाते हैं, तो ये 4.8 क्या बन जाएगा, 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये है कंप्लीट रूल। लेकिन मैं आपको ये बात जता दूं, ये फर्स्ट ईयर में जब आप नॉर्मल क्लास करते थे तब तो ज़रूरत था, लेकिन अब जबकि हम बगैर कैलकुलेटर के कर रहे हैं और हमारे पास ये सवाल आता है, तो हम ये समझते हैं कि हमें डेसिमल के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेशियोज नहीं मिलेंगे और हमें पॉइंट के बाद 5 वाला ही मिलेगा ज़्यादातर, जिसको हम ट्वाइस करेंगे और वो होल नंबर बन जाएगा। लेकिन ऐसा आएगा ज़रूर। तो अब मेरा आंसर क्या हो गया, C2H5। ठीक हो गई बात। अब हम इसी तरह के सवालात को मंडे के दिन थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे और फिर इससे एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक हमारे मंडे के टेस्ट का ताल्लुक होगा उसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाला कंपोनेंट नहीं रखेंगे, लेकिन एम्पिरिकल तक तो हमने बात कर ही ली है, इसकी थोड़ी और ही प्रैक्टिस करनी है, ये लाजमी तौर पर हम अपने टेस्ट में रखेंगे। तो अच्छा है, थोड़े से टॉपिक होंगे, सबको थोड़ा अंदाजा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब टॉपिक आगे बढ़ेंगे तो भाई फिर चीज़ें मुश्किल भी आएंगी इंशाल्लाह। तो अब चूंकि बिल्कुल आखिरी टाइम आ गया है तो मैं 2 काम करना चाहता हूँ। पहला काम ये है कि मैं आपको सारी स्लाइड्स दोबारा दिखा रहा हूँ, तो अब जिसने कोई चीज़ कॉपी नहीं की है वो बेशक इसकी तस्वीर खींच ले, और इन द मीन टाइम अगर आप में से किसी को कोई बात पूछनी है तो वो अपना हाथ खड़ा कर देगा, तो उससे मैं उसका सवाल भी साथ साथ दे दूंगा। ये मेरी फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें मैंने मॉलिक्यूलर मासेस खासतौर पे जिनमें ब्रैकेट आता है उनको फोकस किया था और आपको वो दिखाया था। आप इसकी एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, और अगर कॉपी नहीं किया तो तस्वीर खींच लीजिए इसकी। इसके बाद मजीद प्रैक्टिस की गई और ये वो सवाल आते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। फिर इसके बाद हमने पहला सवाल एक ट्रिकी करा दिया आपको कि भाई इवन इन मॉलिक्यूलर मासेस हम आपको ऐसे सवाल दे सकते हैं जो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करें। लेकिन बात ये है कि यही तो चीज़ है, इसलिए मैंने कहा प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे सवाल आप कर लेंगे और उसके बाद आप कहेंगे तो बच्चों वाली बात। हाँ, पहली दफ़ा एक नए स्टाइल का सवाल आता है ना, थोड़ी देर के लिए आदमी सोचता है, सोचने में ज़रा टाइम लग जाता है, वो टाइम ही तो नुकसानदेह हो जाती है बात। ये एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम ये कंपैरिजन पिछले भी लेक्चर में कर चुके थे, हमने इसे दोबारा से आपके सामने कर दिया कि चलो ये ज़रूरत अब पड़ गई है ज़्यादा। और फिर ये सवालात एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के एसेंशियल स्टेप जिसमें आखिरी 2 से अब हमारा वास्ता है। तो हमने पहला सवाल किया जिसमें हमने कार्बन हाइड्रोजन वाला कंपाउंड के मास दिए और आपने उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला। फिर हमने इसका दूसरा सवाल किया, फिर आपने वही कार्बन हाइड्रोजन वाला कंपाउंड था उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला। फिर हमने तीसरे सवाल में एलिमेंट्स बढ़ाकर 3 कर दिए, तो 3 एलिमेंट्स वाला आपने सवाल कर लिया। और फाइनली ये हमारे पास आखिरी आ गया जिसमें हमने ट्वाइस करने वाली लॉजिक आपको वी नीड टू डू मोर एग्जांपल्स। हम इसे करेंगे इंशाल्लाह ताकि इसकी और अच्छी प्रैक्टिस हो और फिर आगे बढ़ेंगे। कोई बहुत ज़्यादा हमें जल्दी फिलहाल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक बात पूरी हो गई। इफ somebody want to ask any question then please raise your hand. So if not then this is all about today. इंशाल्लाह आपसे अब कल दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान